मुक्त व्यापार बनाम संरक्षण में हमने पहले मुक्त व्यापार का अर्थ और इसके पक्ष में और विपक्ष में तर्क का अध्ययन किया था। आज हम संरक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। संरक्षण का अर्थ क्या है, इसके पक्ष में तर्क क्या हैं, कौन कौन से इसके तर्क हैं कि यह क्यों किया जाना चाहिए या देश के उद्योगों को बाहरी अर्थव्यवस्था से क्यों सुरक्षित रखा जाना चाहिए। संरक्षण शब्द उस नीति की ओर संकेत करता है जिसके द्वारा घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि कम कीमत की वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाए जाएं ताकि ऊंची कीमत की वस्तुओं का उत्पादन करने वाले घरेलू उद्योगों को बचाया जा सके। घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने का एक तरीका तो यह है कि आयात पर इतने शुल्क लगा दिए जाएं जिनसे विदेशी वस्तुओं की कीमत घरेलू वस्तुओं की कीमत से बढ़ जाए, या फिर दूसरा तरीका यह होगा कि कोटा द्वारा उन्हें संरक्षण दिया जाए और अन्य गैर प्रशुल्क प्रतिबंध लगा दिए जाएं जिनसे सस्ती विदेशी वस्तुओं का आयात कठिन अथवा असंभव हो जाए, या फिर घरेलू उद्योगों को सब्सिडी अथवा बाउंटीज दिए जाएं ताकि वे सस्ती विदेशी वस्तुओं से प्रतियोगिता कर सकें। संरक्षण के पक्ष में तर्क। हैबरलर ने संरक्षण विषयक तर्कों को दो वर्गों में विभाजित किया। पहला आर्थिक तथा दूसरा गैर आर्थिक। हम पहले इसके आर्थिक तर्क पर विचार करते हैं। पहला है व्यापार शर्तों का तर्क, टर्म्स ऑफ ट्रेड आर्गुमेंट। किसी देश के भुगतान शेष से असंतुलन को ठीक करने के लिए व्यापार की शर्तों का तर्क प्रस्तुत किया जाता है। इसका तर्क यह है कि आयात पर प्रशुल्क लगाने से देश की आयात से निर्यात की विनिमय दर बेहतर हो जाती है। इसका मतलब है कि प्रशुल्क लगाने से व्यापार की शर्तें बेहतर हो जाती हैं क्योंकि विदेशी निर्यातकर्ता को आयात शुल्क के कुछ भाग का भुगतान करना पड़ता है। कोई देश आयात शुल्क लगाकर अपनी व्यापार शर्तें किस सीमा तक बेहतर बना सकता है, यह बात देश तथा विदेश में सापेक्ष मांग तथा पूर्ति लोचों पर निर्भर करेगी। जो देश किसी विशेष वस्तु की बड़ी मात्रा आयात करता है, अर्थात जिसकी मांग कम लोचदार है, वह आयात शुल्क लगाने और अपनी व्यापार शर्तें सुधारने के लिए उस देश की अपेक्षा बेहतर स्थिति में होगा जो दी हुई वस्तु की थोड़ी सी मात्रा आयात करता है, अर्थात जिसकी मांग कम लोचदार है। परंतु जो देश प्रशुल्क लगाता है उस पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। प्रथम, प्रशुल्क लगाने वाले देश की व्यापार शर्तें तो बेहतर हो जाती है परंतु व्यापार की मात्रा कम हो जाती है। दूसरे, प्रशुल्क लगाने से घरेलू उपभोक्ता के लिए आयातित वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। तीसरा, इससे दूसरे देश में प्रतिशोध की भावना भी जाग सकती है। दूसरा तर्क है सौदेबाजी का तर्क। यह तर्क दिया जाता है कि दूसरे देशों के साथ व्यापार संबंधी बातचीत में सौदा करने के लिए आवश्यक है कि प्रशुल्क लगाए जाए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पारस्परिक लेन देन पर आधारित है। इसलिए दूसरे देश को उसकी प्रशुल्क दर घटाने पर राजी करने या घटाने से रोकने के लिए प्रशुल्क को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार प्रशुल्क का भय देशों को प्रेरित करता है कि वे एक दूसरे को पारस्परिक छूट दें। परंतु यह तर्क इतना प्रबल नहीं है। इसके कई कारण हैं। पहला,
यदि सौदेबाजी के लिए हथियार के रूप में प्रशुल्क का प्रयोग किया जाएगा तो इससे प्रतिशोध की भावना भी उत्पन्न हो सकती है। परिणाम स्वरूप दोनों ही देशों को हानि होगी। दूसरा, हो सकता है कि देश में ऐसे निहित स्वार्थ उत्पन्न हो जाएं जो इतने शक्तिशाली हों कि प्रशुल्कों में कमी न होने दें और पारस्परिक सौदेबाजी को ठप कर दें। इसलिए संरक्षण के लिए सौदेबाजी का तर्क एक मिथ्या तर्क है। तीसरा है राशिपातन विरोधी तर्क। राशिपातन की प्रथा के विरुद्ध संरक्षण का पक्ष लिया जाता है। राशिपातन का अर्थ है परिवहन तथा स्थानांतरण की अन्य लागतों का हिसाब लगाने के बाद किसी वस्तु को घरेलू बाजार की कीमत के मुकाबले विदेशी बाजार में कम कीमत पर बेच देना। राशिपातन का उद्देश्य विदेशी बाजार में कम कीमत की वस्तुओं की भरमार करना होता है। इसके परिणाम स्वरूप आयात प्रतियोगी फर्में तबाह हो जाती हैं। ऐसी फर्मों को संरक्षण प्रदान करने के लिए भारी प्रशुल्क लगाया जाता है। इससे वस्तु की कीमत आयात करने वाले देश में बढ़ जाएगी और राशिपातन का भय समाप्त हो जाएगा। विविधीकरण का तर्क। संरक्षण के पक्ष में एक तर्क यह भी दिया जाता है कि संरक्षण से घरेलू उद्योगों का विविधीकरण होता है। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था की संतुलित वृद्धि होनी चाहिए ताकि सभी क्षेत्रों का साथ साथ विकास हो। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है कि कृषि तथा विनिर्माणकारी उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षण प्रदान किया जाए। यह तर्क सही है क्योंकि अनुभव इस बात का समर्थन करता है कि जो देश संतुलित विकास नहीं करते वे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक हलचल जैसे फसलों के फेल हो जाने, मंदी, स्फीति, युद्ध इत्यादि से अधिक प्रभावित होते हैं। इसलिए उन्हें चाहिए कि वे विविधीकरण करें और अपने उद्योगों को संरक्षण प्रदान कर आत्मनिर्भर बने। परंतु संसार के सबसे धनी देशों तक के लिए पूर्ण रूप से विविधीकरण करना और आत्मनिर्भरता उपलब्ध कर पाना संभव नहीं होता। वास्तव में अर्थव्यवस्था की संतुलित वृद्धि के लिए सभी संसाधन किसी देश के पास नहीं हैं। उसे किसी न किसी रूप में दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है और फिर अर्थव्यवस्था के विविधीकरण का एकमात्र साधन संरक्षण ही नहीं है। अगला है शिशु उद्योग तर्क। संरक्षण के पक्ष में सबसे पुराना और सर्वाधिक स्वीकृत तर्क शिशु उद्योग विषयक तर्क है। इसे अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने 1870 में व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया और फ्रेडरिक लिस्ट ने 1885 में इसे लोकप्रिय बनाया। यह तर्क इस मान्यता पर आधारित है कि जिस उद्योग अथवा उद्योग के ग्रुप को संरक्षण प्रदान करना है उससे देश को अदृश्य तुलनात्मक लाभ होता है। इसलिए तर्क यह दिया जाता है कि यदि उद्योगों को उनकी प्रारंभिक शैशव अवस्था में स्थापित विदेशी उत्पादकों से नहीं बचाया जाता है तो वे तुलनात्मक लाभ उठाने के लिए विकास नहीं कर सकेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि वे इष्टतम आकार तक विकसित हों ताकि वे अत्यधिक दक्षता तथा प्रतियोगिता पूर्वक कार्य करें और अपेक्षाकृत कम लागत पर उत्पादन करें। शिशु उद्योगों में संसाधनों के प्रवाह को सुगम बनाने के लिए भी संरक्षण की ज़रूरत है, भले ही उपभोक्ताओं को अस्थायी तौर पर ऊंची कीमतों का बोझ उठाना पड़े। इसका आर्थिक औचित्य इस बात में भी है कि इस तरह के उद्योगों में निवेश के परिणाम स्वरूप निजी प्रतिफलों से सामाजिक प्रतिफल बढ़ जाएंगे। तर्क इस प्रकार है कि दीर्घकाल में प्रतियोगिता मूलक बनने के लिए शिशु उद्योगों को कुछ समय चाहिए जिसमें वे अनुभव से सीखने की प्रक्रिया में गुजर सकें। इसलिए उन्हें संरक्षण ज़रूरी है। जॉनसन मानते हैं कि शिशु उद्योग विषयक तर्क स्पष्ट रूप से अल्पकालिक विकृतियां दूर करने के लिए अस्थायी हस्तक्षेप के पक्ष में जानदार तर्क है। इसलिए शिशु उद्योगों को थोड़े समय के लिए संरक्षण की ज़रूरत है ताकि वे विदेशी उत्पादकों से भय रहित होकर विकास कर सकें और जब वे बड़े हो जाएं तो संरक्षण वापस लिया जा सकता है। तब उन्हें विदेशी प्रतियोगिता सामना करने के लिए खुले छोड़ दिया जाना चाहिए। संरक्षण के पक्ष में शिशु उद्योग तर्क को इस चित्र में स्पष्ट किया गया है। वस्तु ए, उद्योग ए की वस्तु X का उत्पादन क्षैतिज अक्ष पर और उद्योग बी की वस्तु Y का उत्पादन अनुलंब अक्ष पर मापा गया है।
देश का उत्पादन संभावना वक्र BA है। मुक्त व्यापार के अंतर्गत देश बिंदु E पर उत्पादन करता है, जहां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शर्तों की P1 रेखा उत्पादन संभावना वक्र को स्पर्श करती है। जब यह देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल होता है तो देश का उत्पादन बिंदु E से नीचे E बिंदु से C बिंदु पर चला जाता है। जहां वह वस्तु Y की अधिक मात्रा का आयात और उपभोग करता है। अपने उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के लिए यह देश वस्तु Y के आयात पर निषेधात्मक प्रशुल्क लगा देता है, जिसके परिणाम स्वरूप घरेलू व्यापार शर्तों को PP रेखा व्यक्त कर रही है। यह रेखा उत्पादन संभावना वक्र BA को E1 पर स्पर्श करती है। अब यह देश बिंदु E1 पर वस्तु Y का उत्पादन और उपभोग करता है, परंतु संरक्षण के अंतर्गत यह कम वस्तुओं का उपभोग करता है, क्योंकि मुक्त व्यापार के अंतर्गत बिंदु E1 बिंदु C से नीचे स्थित है। इस प्रकार संरक्षण से देश का कल्याण कम हो जाता है, परंतु यह तो केवल अल्पकालीन स्थिति है। दीर्घकाल में संरक्षण के परिणाम स्वरूप वस्तु Y का उत्पादन बढ़ जाता है, क्योंकि उद्योग B को बढ़ते हुए प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जिससे उत्पादन संभावना वक्र BA बाहर की ओर सरककर B1A पर चला जाता है। अब यह देश मुक्त व्यापार शुरू कर सकता है, यह मानकर कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शर्तें वही रहती हैं जो संरक्षण से पहले थी। P1 के समांतर एक रेखा P2 पर व्यापार की शर्तें होती हैं, जो उत्पादन संभावना वक्र B1A को बिंदु E2 पर स्पर्श करे। संरक्षण से पहले यह देश बिंदु E पर उपभोग करता था, परंतु अब यह इसका उपभोग बिंदु E2 पर करेगा। व्यापार में शामिल होने पर यह C1 पर जा सकता है। बिंदु C की अपेक्षा बिंदु C1 पर सामाजिक कल्याण का स्तर ऊंचा है। C की अपेक्षा C1 पर लोग वस्तु Y का अधिक उपभोग करते हैं, और इसका मतलब यह है कि शिशु उद्योग को कुछ समय के लिए संरक्षण देकर उसे मुक्त व्यापार में छोड़ देने से समाज का कल्याण बढ़ जाता है।